जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो ऑफ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास लास्ट वीडियो होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81 टू 94 5 जितने भी क्वेश्चन है आपके पास सभी के सभी इस वीडियो में हम फिनिश कर देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 तक जो है वो करवा दिया है। थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाज का थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सी डीप वॉइस आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर आप लोगों को समझना है सिर्फ। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे दे रखा है, ध्यान समझिएगा कि दो रॉड है, दोनों में से करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रीडिंग ले लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ। करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है, तो हमारा जो पहला पार्ट है कहता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर ए। यहाँ पे आप अभी तो नहीं, लेकिन क्लास 12th में आपके पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करके एक चैप्टर आने वाला है। वहां पे आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। वहां पे आप ड्राइव भी करने वाले हैं कि क्या आपके पास जो लास्ट का जो रिजल्ट है वो निकल कर आता है, ठीक है ना। वहां पे आपके पास बिल्कुल ऐसे दिया जाता है पैरेलल प्लेट, सॉरी पैरेलल कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, बेसिकली पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या कहानी है कि हमें डायरेक्शन को बताना है। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वायर ए। तो जब भी कभी ऐसा दो वायर आते हैं, सबसे पहली चीज बता दो, जिस भी वायर में आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना है उसमें आपको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है, ठीक। क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद है ना। अच्छा, और दूसरे वाले में आपको राइट हैंड थंब रूल अपना अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, राइट हैंड थंब रूल। बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, फोर्स अगर इसका पता करना है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास काम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा दूसरे का लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम आपको सारी चीजें करके भी दिखाते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हो। कैसे अप्लाई कर रहे हो, जैसे इस कंडक्टर को ऐसे मार रहे हैं, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो आप क्या करेंगे, अंगूठे को नीचे रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं तो ना, तो इस वाले डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास, देख लीजिए। यहाँ पे भी अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ऐसे करके ऐसे करूंगा, तो ये वाला क्या जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ। क्रॉस का क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या जा रहा है आपके पास, अंदर जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आगे समझिए। अब इस वाले में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए तो पता चल जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो इस तरह से रखते थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर डाल दिया। उसके बाद करंट किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, ऐसे करके इस तरीके से। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और ये जो आपके पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग ये जो ना करंट है वो नीचे डायरेक्शन में। तो अंगूठे को देखिए ये क्या बताता है, फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो आप इसको बताने के लिए टुवर्ड्स बी बोल सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। बी की तरफ जो आपके पास फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। नेम द लॉ या फिर लॉज यूज्ड टू कम टू द कंक्लूजन इन ए। देखो यहाँ पे लॉ भी लिखा और लॉज भी लिखा, इनको पता था कि एक या फिर एक से ज्यादा लॉ का यहाँ पे यूज हो सकता है, तो आप इन दोनों का नाम यहाँ पे बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपास इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू वायर्स, यहां पे अगर कंपास को रखा जाता है, इट डज नॉट रिमेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वायर ए और वायर बी एट वन ऑफ द पॉइंट पी क्यू और आर, स्टेट विथ अ रीजन एट विच पॉइंट यू विल ऑब्जर्व दिस, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि अगर हमने पी क्यू या फिर आर के जगह पे अगर ऐसा कोई मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो मैग्नेटिक के डायरेक्शन में रहता ही नहीं, ना ही पहले वाले के मैग्नेटिक के डायरेक्शन में, ना ही दूसरे वाले के मैग्नेटिक के डायरेक्शन में। तो उसका रीजन आपको बताना है क्यों। दूसरी चीज, स्टेट विथ अ रीजन एट विच पॉइंट यू विल ऑब्जर्व, तो एक ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, अगर हम पी क्यू आर की बात करें तो वहां पे, अच्छा एक चीज यहां पे अगर आप बात करेंगे तो करंट इन वायर ए इज ग्रेटर देन इन वायर बी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले की मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ ही ज्यादा है, मैग्नेटिक की जो स्ट्रेंथ है वही आपके पास क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में। तो अगर पहले की अगर मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा है, आई बात समझ में, तो एग्जैक्ट बीच वाले में या फिर यहां पे भी आप कह सकते हैं कि इनमें से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम तो नहीं रहेगा, और अगर सेम नहीं रहेगा तो किसी के भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इधर उधर आपके पास डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। कहता कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप ऐसा ऑब्जर्व कर पाओगे, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, नल पॉइंट, ठीक है ना, जहां पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट सेम हो रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना।
चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कुछ कहा जा रहा है, कहता है सन इज यूटिलाइजिंग ए डायनेमोमीटर टू मेजर द फोर्स को मेजर करने के लिए डायनेमोमीटर का यूज कर रहा है, एक्सप्रेड न्यूटन में किया हुआ है। इस ग्राफ को देख लीजिए, डायरेक्टली हम इसमें आते हैं कि इसमें साफ बता दिया गया कि ही नोज दैट he can calculate the work done by finding the area under the curve। एरिया अंडर द कर्व, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्स वाई एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर कर्व मिल जाए तो वहां से अगर आपने एरिया निकाला, एरिया अंडर द कर्व, तो हमेशा आपको वर्क डन देता है। जैसे वेलोसिटी और टाइम का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपके पास, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम का जो स्लोप होता है वो आपके पास एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है वो आपके पास, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वहीं पे अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का अगर आपने एरिया अंडर द कर्व निकाला तो वो आपको क्या दे देता है आपके पास, xt vt, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा, डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं, पहले पार्ट में बोल रखा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं किया आपके पास, वर्क डन है। stored in the string when the force is 25 न्यूटन। अगर 25 न्यूटन फोर्स होगा उस टाइम पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, आप सिंपली वर्क डन कह लें। तो ये रहा 25, यहां से आप इस तरीके से ले जाए तो एक ट्रायंगल बन गया, तो ये और इसका एरिया निकाल देना आपको, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह राइट एंगल ट्रायंगल था ना, बेस की जगह 25 हो गया, एंड हाइट की जगह यहां से लेकर यहां तक, तो विच इज 5 सेंटीमीटर है, तो उसे आप 100 से डिवाइड करेंगे ताकि मीटर में आ जाए, क्योंकि आपने फोर्स को न्यूटन में लिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई काटा पीटी कर दें, 5 से काट देंगे कितनी बार में, 20 बार में। ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 40। 5 से काट दें 5 बार में, 5 से काट दें 8 बार में, 0 पॉइंट, सही रहेगा ना, 0 पॉइंट, वो तो खैर काटा पीटी करके और आप आंसर लिख देंगे किसमें, जूल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी। दूसरे में इफ द मास ऑफ द एरो इज समथिंग दिस, कैलकुलेट द, इसको वैसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यूज करना पड़ेगा। 8 6 48, कितना बच गया, 8 दूना 16, 5 6 0.625 जूल, ठीक है। कहते हैं if the mass of the arrow is this much, calculate the maximum velocity attained by the arrow। एक चीज बताइएगा, यहाँ पे मैक्सिमम तो यही दे रखा है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जिस टाइम पे मैक्सिमम ये क्या करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करेगा, उस टाइम पे मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ध्यान समझिएगा, जिस टाइम पे ये आपके पास मास ऑफ द एरो मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेंड करने वाला है, उस टाइम पे आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने वाला है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपके पास मैक्सिमम क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपके पास, 0 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल सम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी। अब जिस टाइम पे अगर मैं चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यही चीज हो जाएगी। तो दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बट हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0.625, मैक्सिमम हो गया। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 0.625, मास दे रखा है 31.25, तो 0.03125 kg आप लेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा। दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। अगली बात समझ में, कैलकुलेशन कर लीजिएगा प्लीज। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द एरो। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, तो हमें पता है mgh इज इक्वल टू 0.625 आ जाएगा जूल। यहां से हाइट निकल जाएगी, m और g आपको पता है। आई बात समझ में, ठीक है। केजी में लीजिएगा मास को ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कुछ ग्राफ दिया हुआ है और हमसे इसमें कहा जाता है राइट द केमिकल सिंबल अलोंग विद द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर। ग्राफ किसके बीच में, वो देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके बीच में जो सी एलिमेंट है उसका आपको क्या बताना है, 2 चीजें बतानी है। पहली चीज क्या बताना है भाई, अब इधर पढ़ते हैं, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आपको बताना है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो बेसिक सी चीज हो गई ना, देख लीजिए एक बार अच्छे से। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बताना है, तो यहां से तिर जा जाएंगे तो आपके पास क्या दे देगा, 92। तो सी का जो हो गया वो क्या हो गया आपके पास, 92, ठीक है। उसके बाद उधर मास नंबर निकालेंगे, लेकिन इधर से तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, तो कितना 146, तो 146 और इधर से कितना है 92, ऐड कर दो, कितना हो गया 13, 238। मैंने क्यों ऐड करा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मास नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर देते हैं देन वी गेट मास नंबर। सो
आपके पास एलिमेंट ये हो गया, और आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ और नहीं क्या है आपके पास, यूरेनियम है। क्या है आपके पास, यूरेनियम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्लॉट ऑन द ग्राफ। अब नीचे वाले पार्ट को हमें ग्राफ में ही प्लॉट कर देना है। ये इसमें हमसे कहा जाता है द डॉटर एलिमेंट आफ्टर एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन बाय एलिमेंट सी। तो ये जो भी एलिमेंट था उससे अगर हमने वट एवर दिस एलिमेंट वॉज, जो कि हमने पता कर लिया 92 और 238 इसका मास नंबर है, तो कहता है इसमें से अगर बीटा एलिमेंट जो है वो रिलीज होने वाला है। बीटा एलिमेंट इस तरह से होते हैं आपके पास, है ना। बीटा को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो -1 0 और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आती है, क्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, तो सी के जगह पे 100% ये 93 होना चाहिए, क्योंकि जब तक 93 नहीं होगा तब तक ये एटॉमिक नंबर सेम नहीं रहेंगे, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये वाला तो मास नंबर सेम ही रहेगा, ध्यान समझिएगा, मास नंबर आपके पास सेम ही रहेगा। तो ये 146 से ले जाइए, लेकिन एटॉमिक नंबर 93 थी। ये वाला पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, सी है, मान लेते हैं इसको आपने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे में कहता है द डॉटर एलिमेंट एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर इफ अंडरगो अल्फा डीके। द डॉटर एलिमेंट एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर, इस वाले आंसर में जो भी डॉटर एलिमेंट है, मतलब इसकी बात कर रहा है। अगर हमने इसको भेज दिया अल्फा डीके में, तो इसको हम अल्फा डीके करा देते हैं। चलो भाई, अगर हमने इसको अल्फा डीके कराया तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ध्यान है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहीं से आगे में क्या करा देता हूँ, इसको अल्फा डीके करा देता हूँ। अब अल्फा डीके कराते हैं तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल निकलता है विच इज हीलियम +2, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ये चीज रहती है। तो अब इनको सेम रखने के लिए, 93 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 91 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमें 91, ताकि नीचे वाले सेम रहे। मास नंबर 94 है, 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है। चलो अब ध्यान समझिएगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम ग्राफ के ऊपर। ये आपके पास 91 है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि ये एलिमेंट यहां से जाकर इधर कहीं पे होने वाला है 91 से, लेकिन मास न्यूट्रॉन्स तो पता करने पड़ेंगे ना। तो 234 में से 91 को गायब कर दो, कितना बच जाएगा 3, और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, और यह जाएगा 143। तो 143 ये आ गया यहाँ पे, 143 ये आ गया यहाँ पे, इसको लेट से हमने 20 से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट, खत्म, बात हो गया क्वेश्चन। आगे बात समझ में। ठीक है, बताओ किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो ये मॉडर्न वाले से था, है ना, मॉडर्न फिजिक्स से, बेसिकली रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है, डायग्राम आपको दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में कुछ बोला है, एक बार अच्छे से रीडिंग ले लीजिए क्वेश्चन की, आप फटाफट यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना, फटाफट रीडिंग ले लेनी। ठीक है। हमसे कुछ कहा जाता है कि सॉलिड प्लास्टिक बॉल से इसको फिट कर रखा वुडन बॉक्स में, वुडन बेस में, नॉट बॉक्स में। ए पर्सन सिक्स द it is observed that even balls start vibrating. It is also observed that all the balls vibrate but only one ball vibrate vigorously. तो सारे बॉल तो कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बॉल है वो बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, उसके पीछे का रीजन बताना है। तो कौन सा वाइब्रेट कर रहा है वो हमसे तो बताया नहीं गया था, आपसे पूछा भी नहीं गया, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमसे ये कहा जाता है कि उनमें से एक जो था ना बड़ी तेजी से वाइब्रेट कर रहा था, तो उसके पीछे का रीजन बताओ। तो आप बोलेंगे ये जो बेस था उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई होगी इनमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से हो गया होगा रेजोनेंस, और इसीलिए एक जो है आपके पास बॉल वो बड़ी तेजी से वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है। अगले की बात करते हैं, चारों की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रखा है। हमसे कहा जाता है कि उनको आप अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है इनवर्सली किस पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे। तो लेंथ जिसकी कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो पहले किसकी आ जाएगी, डी की, ध्यान समझिएगा, मतलब मैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा, मतलब पहले कम वाली। हाँ तो सही है, इसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 1 नंबर में ये आएगा, 2 नंबर में ये आएगा, 3 नंबर में ये आएगा, ये 4 नंबर में आएगा। ये ऑर्डर हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पूछा है आपसे वैसे तो, अगर देखा जाए फॉर देयर फ्रीक्वेंसीज, है ना, वेट एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी आर द natural frequency of the then arrange them in increasing order of their frequency and give reason for the same। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे रीजन के नाम पे देंगे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है इनवर्सली किस पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, जिस पे लटका रखे हैं। तो अगर जिसकी लेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर इसकी ज्यादा है, फिर इसकी ज्यादा है, फिर इसकी ज्यादा है। हमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए छोटे से बड़े की ओर। ठीक है ना, छोटे से बड़े को मतलब उल्टा हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, और फिर लास्ट में आ जाएगी बी वाली, ध्यान से अच्छे से। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है ना, इसीलिए।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 85 है, ध्यान से समझिएगा। कितना टाइम हुआ? ओनली 15 मिनट्स, ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, जल्दी खत्म कर देंगे। आइए आगे की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ना मैं अलग से आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक अलग से ट्रायंगल बना देता हूं मैं, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे बना के समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, अच्छे से समझिएगा। कहते हैं इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। और उधर से एक इस तरीके से 48 डिग्री का एंगल बनाकर दे रखा है, और एक आपके पास 90 डिग्री पे, इस तरीके से आपके पास 90 डिग्री पे, ये वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे आपके पास रे आ रहा है ना, सरफेस के 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, इसीलिए कंप्लीटली स्ट्रेट पास हो गया है। इस वाले की जो क्रिटिकल एंगल है वो आपके पास आईसी क्रिटिकल एंगल विच इज 42 डिग्री। तो हमें बताना है, तब तक इसको ड्रॉ करते रहना जब तक ये जो रे है वो बिल्कुल इमर्ज ना हो जाए, प्रिज्म से बाहर ना आ जाए। चलो भाई देखो, यहां से यहां तक ये आ ही चुका है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, फटाफट नॉर्मल बना देंगे। अगर आपने ये नॉर्मल बनाया तो ये वाला एंगल आपको पता करना है। देखो ये वाला एंगल क्यों पता करना है, इस एंगल से आपको पता चलेगा ये जो रे है वो रिफ्रैक्शन शो करेगा या फिर टीआईआर शो करेगा। अगर ये वाला एंगल ग्रेटर हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है, तब तो ये टीआईआर कर देगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, डेंसर टू रेयर आ रहा है, इसीलिए। आई बात समझ में। चलो अब खैर ये वाला एंगल पता करने की जरूरत है हमें, आई तो ये वाला एंगल पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ये 90 ये 48, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 42, ये 42, ये वाला देखो 90 है टोटल, ये 42, तो ये जो आई है वो कितना हो गया 48। अब आपको पता चल गया कि 48 इज ग्रेटर देन 42, इट मीन समझ रहे हैं, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे टीआईआर होगा और ये सेम मीडियम में इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये 48 तो ये भी एंगल 48 होगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर से हम ये वाला एंगल पता करने की कोशिश करेंगे। अब ये वाला एंगल मान लेते हैं आई है, I1 मान लेते हैं, ये जो I1 है वो अगर ग्रेटर हुआ 42 डिग्री से, है ना, क्रिटिकल एंगल से, तो वापिस ये टीआईआर शो करेगा और इधर जाने की कोशिश करेगा। और अगर ग्रेटर नहीं हुआ, वो एग्जैक्ट उतने हुआ या फिर उससे कम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम इधर रिफ्रैक्शन जो है वो करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देते हैं, ये वाला 48, ये वाला 90 हो गया परपेंडिकुलर की वजह से, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 42। तो I1 जो हमारा आया हो एग्जैक्ट 42 आया है आपके पास, ठीक है ना। तो 42 के केस में क्या होता है, ये वाला इस वाले ने देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल इतना जाता है, इतना जाता है, इतना जाता है, एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल होता है, एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, याद कीजिए 90 डिग्री होता है। यही तो केस हमने आपको समझाया है टीआईआर में, है ना, जिसको नहीं पता प्लीज आकर लाइट वाले चैप्टर में अच्छे से इस वाले कॉन्सेप्ट को क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये इमर्जेंट रे हो चुका है, खत्म बात। दूसरे में कहते हैं आल्सो कैलकुलेट द नेट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे पी क्यू व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप लोगों को याद हो तो सिंपल हमने आपको प्रिज्म समझाया, ये रे गया, ये इस तरह से इमर्ज हो गया, तो ये वाला को एक्सटेंड करते थे, इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करते थे, और ये वाला के एंगल हम एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते थे। तो इंसिडेंट रे को आप एक्सटेंड करेंगे और इमर्जेंट रे को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा उसे तो एंगल ऑफ डेविएशन कहते थे। बस यही निकालना है आपको, है ना। कितना निकलेगा देख लीजिए फटाफट, अच्छे से समझिएगा भाई। अब देखते जाइए क्या क्या है, ये वाला 48 है, ये भी आपके पास 48 है, ठीक है ना, आई और आर इक्वल होता है टीआईआर की वजह से, और ये इधर है टोटल 90 बना रहा है, तो ये 48 है, तो ये 42 हो जाएगा, है ना, ये 42 हो गया, तो ये वाला आपके पास 48 तो खैर होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 48 कैसे हो जाएगा ये, वेट, इसको ऐसे मैच करते हैं, इसको ऐसे मैच करते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर ये आपके पास 42 हो गया, ठीक है ना, और वैसे भी यहाँ पे ये 48 है, ये 48 है, 42 है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये कितना 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 48, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा वो आपके पास 48 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो बड़े ही मतलब नॉर्मल सी चीज थी, ध्यान से समझिएगा। हाँ मुझे पता है इसका आंसर में कुछ और दे रखा है, शायद वो मेरे हिसाब से गलत है, तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहते हैं कुछ दिया हुआ, एक बार अच्छे से देख लीजिए, रीडिंग ले लीजिए, है ना, मैंने रीडिंग ले ली है, तब आया हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने के लिए। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है जब मरकरी में हाफ ट्यूब फील्ड है ए एल डी और ई के टर्म्स में। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो एल बाई ए। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रो की जगह डी दे रखा है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना।
और लेंथ लेंथ की जगह एल दे रखा है, एरिया एरिया क्योंकि हाफ फील्ड मरकरी से तो आप a/2 लेंगे, तो ये हो जाएगा a/2, तो 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, 2dl/a हो गया। बताओ भाई किस तरह की कोई दिक्कत। दूसरे में बोलता है एमीटर रीडिंग आई, ओम्स लॉ लगा दीजिए। ओम्स लॉ के केस है आपके पास v/r, v की जगह यहाँ पे ईएमएफ दे रखा है डिवाइडेड में आर, आर की जगह आपने निकाल रखा है 2dl/a, तो a हो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया आपके पास एमीटर रीडिंग। दूसरे की बात कर रहा है सेम है वोल्ट मीटर रीडिंग, तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी भाई, टोटल ईएमएफ ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सर्किट यूज में नहीं है, हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया, तो जितना ईएमएफ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी होने वाला है। डी में कहता है अगर हमने विच ऑफ द मेजरमेंट आर ऑल्टर्ड व्हेन द ट्यूब इज एंटायरली फिल्ड विथ मरकरी, अगर हमने मरकरी से पूरी तरह से भर दिया तो किस किस में चेंज आएगा, एक तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि एरिया a/2 नहीं रहेगा, सिंपल a हो जाएगा। दूसरी चीज किसमें फिर करंट में अगर रेजिस्टेंस में चेंज आया तो आपके पास करंट में, तीन दोनों चीज में आपके पास करंट मतलब एमीटर की रीडिंग में आपके पास चेंज जो है वो आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो ये रहा आपके पास स्टूडेंट 1, ये रहा आपके पास स्टूडेंट 2, दोनों स्टूडेंट है। 100 ग्राम का सिंपल जो मास रहता है आपके पास पेंडुलम का वो ले रखा है बॉब का। कहता है दोनों ने बॉब को 5 मीटर से हाइट में ऊपर उड़ाया है, तो अगर आप इसका डायग्राम बनाए तो ऐसा कुछ रहेगा, ये बॉब हो गया, यहां से यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, इधर भी आपके पास सेम ही है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास 5 मीटर है। अब इसमें हमसे क्या आ जाता है, अब कुछ कुछ वेलोसिटीज वगैरह भी दे रखे हैं, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से आपके पास, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 5 है, ये वाला आपके पास डिस्टेंस 5 है। डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट द पाथ फॉलोड बाय द स्टूडेंट 1 इज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन। डिवाइड ऑफ फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन लेस है, मतलब है ही नहीं वहां पे फ्रिक्शन, ऐसा कुछ इसका ये मतलब होता है। कई बार बच्चों को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती तो प्रॉब्लम होती है। देखो अगर ये फ्रिक्शन लेस क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही आपके पास सेम आएंगे, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके पास सेम आने वाले हर एक केस में। उस केस में किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है तो इन टर्म्स ऑफ हीट जनरली एनर्जी का लॉस होता ही होता है, और जनरली वो किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी में, नो डाउट ऑफ कोर्स, राइट। चलो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं पहले केस की बात करता हूं तो mgh निकाल लो, m के जगह मास दे रखा है 100 ग्राम, तो 100/1000 कर लो ताकि केजी में हो जाए। g के जगह कितना ले लो, 10 ले लेता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और इंटू में हाइट, हाइट की जगह दोनों 5 मीटर है, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5 जूल आ गया। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ m के जगह पे 10/100 और इंटू में v का 10/1000 बेसिकली, इंटू v का स्क्वायर, वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर 100 कर देता हूँ, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, है ना। अरे 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 कहाँ रह गया, रुको 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 रुको, हाफ m v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब यहाँ से भी आपके पास v की जगह, अरे कर तो दिया मैंने सब कुछ, तो ठीक है, 10 नहीं है 100 था, सॉरी 100 ग्राम था, इंटू में 100 हो गया, ये v का स्क्वायर 10 इंटू 10, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर 10 और 2 से काट दिया, तो मेरे पास बच गया 5 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास कितना आया, आपके पास 5 जूल। बताओ भाई कोई दिक्कत, कैलकुलेशन तो हो जाएगी इतनी छोटी सी। चलो तो पहले केस में मैंने प्रूव कर दिया डिवाइड ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेस की बात कर रहा हूं, वहां पे किसी भी तरह का लॉस नहीं है, ठीक है। चलो टोटल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, 10 जूल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल कितनी आ गई 10 जूल। किसी भी तरह की एनर्जी मतलब ये 10 जूल आया, तो दूसरे केस में आपके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो दूसरे केस में भी निकाल कर दिखा देते हैं। दूसरे केस में निकालेंगे तो mgh तो सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज तो किया नहीं है भाई, 5 जूल रहने वाला, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा क्योंकि स्पीड वेलोसिटी में चेंज किया गया है। तो यहाँ पे ले लूंगा हाफ m के जगह पे 100/1000 और इंटू में v का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और काट देते हैं, 2 से इसको काट देंगे 32 बार में, 32/10 हो गया 3.2 जूल। देखो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया 3.2 जूल आया, तो टोटल ऐड कर देंगे तो 8.2 जूल आएगा। तो देखो यहाँ पे 10 जूल था और यहाँ पे 8.2 जूल है, तो यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आपके पास बाकी जो एनर्जी है वो 1.8 जूल बेसिकली एनर्जी जो वो लॉस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट, डज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट 2, तो कहता है अगर इस केस में एनर्जी लॉस हो गया है तो क्या ऐसा कुछ है ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ थे उसको ये बेसिकली वायलेट कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरी बात ध्यान सुनेगा, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट ही तो हुआ है, ध्यान समझेगा, कन्वर्ट हुआ है, टोटल एनर्जी स्टिल 10 जूल ही है। मैं कह रहा हूं कि 8.2 जूल बचा है, इसका मतलब यही नहीं कि आपके पास बाकी एनर्जी आया ही नहीं, बाकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट जो है वो गायब हो गया है।
आई बात समझ में? तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टिल सेम ही है, क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी को कहना यही है कि आपके पास ना ही एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट ही तो हो रही है आपके पास, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें हमसे एक बार रीडिंग ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए, ध्यान समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि ऐसे के लिए जो डिवाइस का यूज करते हो, सोनार का यूज करते थे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद कीजिए ये चीज हमने आपको करवाया हुआ है साउंड वाले चैप्टर में, है ना। सोनार का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती थी आपके पास, ज्यादा होती थी। विच सबमरीन, तो ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज हो जाता था। विच सबमरीन इज क्लोजर टू द शिप, तो आपको देखकर यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है शिप क्लोजर है, तो ये काफी डिस्टेंस पे, ये वाले आपके पास में, तो वो चीज आप देख लेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद हमसे इसमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है, स्पीड दे रखा है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस डबल लेते हैं, याद के आना जाना है ना, यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा s इंटू टी बाई में 2, कोई दिक्कत। स्पीड की जगह 1500 मीटर पर सेकेंड, टाइम की जगह यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये वाला ये 30 है और ये वाला कितना हो गया 50 हो गया, तो 20 सेकेंड्स ले लो टाइम, अपॉन में 2 कैलकुलेट करता हूँ मोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चले आगे, ओके क्वेश्चन नंबर 89। अब इसमें हमसे कुछ कुछ चीजें कही गई है कि अगर मैं स्विच 1 को क्लोज करता हूँ, क्लोज करने का मतलब सर्किट को कंप्लीट करना, एंड S2 को ओपन रख रहे हैं, S2 को ओपन रख रहे हैं, तो ये वाला ओपन है, तो ये वाला सर्किट से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं भाई यहाँ पे, तो ये इसको ऐड कर दो, तो कितना होता है 60 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय में 60 प्लस में 20, तो ये हो गया 60 इंटू में 20 और 60 20 80। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मल्टीप्लाई है, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको 4 बार में, 4 से इसको 15 बार में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया वो 15 ओम आया आपके पास। मैंने क्या किया पता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो ऐसे ऐड करते थे, तो मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बोलो याद रहेगा, सीरीज में सिंपल ऐड होते हैं, और 2 के लिए आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है ना, 3 के लिए ऐसा नहीं, तो भाई ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, तो यहां से हमने 15 ओम टोटल रेजिस्टेंस निकाला, हमसे कहता है इन द कैलकुलेट द पावर, लेकिन हमें तो पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला था। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, करंट तो हमसे दिया नहीं, तो आई की जगह रख दो V बाई आर, तो V का स्क्वायर बाय आर हो गया, V की जगह 5 है, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमने 15 निकाला, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास पावर वॉट में लिख देना, WA ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने S2 को क्लोज करा है, S1 को ओपन रखा है, S1 ओपन रखा मतलब इसको गायब कर दो, S2 क्लोज है मतलब ये वाला सर्किट है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 20 है, ये 5 है, तो 5/20 कर दो, गलत, पावर निकालना है तो पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, V की जगह 5 इंटू 5 तो 25 डिवाइडेड बाय में आर की जगह 20 कैलकुलेट कीजिए, मौज लीजिए, पावर वॉट में आंसर लिखना है आपने, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से पुलिस सिस्टम दे रखा है, सबसे पहले इसको हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहते हैं, याद आया, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। जितने भी पुलिस होते हैं उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज होती है, और आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज के बाद वेलोसिटी रेशियो भी उतना ही होती है, एफिशिएंसी आपके पास 100% या फिर 1 निकल कर आती थी। देखो जो हमने आपको पुली वाले पोर्शन में करवाए हैं वो ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो, है ना, रिसेंटली भी अपलोड किया हुआ मैंने आप लोगों को। इसमें हमसे कहा जाता है द डायग्राम अबव शोज ए पुली यूज्ड टू लिफ्ट एन आयरन बीम ऑफ लेंथ 3 मीटर, इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर है, एंड वेट कितनी इसके 100 किलोग्राम लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो इसकी सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो ये 100 किलोग्राम एग्जैक्ट सेंटर पे लाई करेगा भाई, किलोग्राम फोर्स जो वेट होगा। हमसे कहता है कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट नीडेड टू जस्ट लिफ्ट द बीम ऑफ, तो अगर ये वाला कैलकुलेट यूज कर रहे हैं यहां से, तो एफर्ट अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, तो एफर्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। लोड हमें नहीं पता, मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता है 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, 4 पुली इसीलिए। अच्छा लोड हमें निकालना पड़ेगा कि लोड हम दे कितना रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन पे मान लेते हैं कितना लोड है, एक्स लोड है, एक्स लोड है, तो फुलक्रम का काम कौन करेगा पता है, ये करेगा, फुलक्रम का काम कौन करेगा, ये करेगा, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का बात करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये उड़ा रहे हैं तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक्स के साथ यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 3, और इधर से यहां से लेकर ये वाला ना इधर पुश करने को इधर से
नहीं नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो ये 100 किलोग्राम वेट हो गया और साथ में आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1.5। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट नीचे 10, ये वाला 3 को इधर ले आओ, 3 पचे 15, इससे इसको कैंसिल कर दो, 50 ग्राम फोर्स जो आपके पास वो निकल कर आ जाएगा F। ये नहीं, ये एफर्ट नहीं है, लोड है। क्या है, x की वैल्यू हम ले लिया, यहाँ पे x लोड ले लिया था, यहाँ पे पुट कर देते कितना आ जाएगा 50, है ना, 50 लोड बाय एफर्ट। तो इसे इसको कैंसिल कर देंगे, जो भी आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, एफर्ट आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ग्राम फोर्स में आंसर लिखना है एफर्ट का। दूसरे में कहता है when the beam is being lifted up the ground with the other end touching the ground, अगर मैं इसको उठा चुका हूं लेकिन दूसरा एंड अभी भी ग्राउंड में ही है, तो अब हमसे कुछ कुछ चीजें कही गई हैं कि द अदर स्टेट विद द रीजन वेदर द एफर्ट नीडेड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन्स कांस्टेंट। आपको एक चीज बता दूं, जब तक ये एक एंड ग्राउंड पे रहेगा वो एक लीवर की तरह ही काम करेगा, लीवर की तरह, वो एक लोड की तरह काम नहीं करेगा। तो जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं तो उतना ही लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये उठ जाएगा उसके बाद जो है वो लोड के इक्वल हो जाएगा, मतलब एफर्ट जो है वो लोड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, मतलब 4 टाइम्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमसे कहा जाता है यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन द रिफ्रैक्शन लाइट इन योर फिजिक्स लेबोरेटरी ABCD ऑफ ABCD इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। If ray light incident obliquely on the surface AB, हमें पहले तो ड्रॉ पाथ करना है थ्रू द लाइट ग्लास ऑल्सो हाउ इमर्जेस द ब्लॉक। ठीक है, देखिए ये आपके पास मान लेते हैं क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास है। क्या है ये आपके पास, रेक्टेंगुलर ग्लास है, ठीक है ना। क्या तो ऑब्लिकली हमने अगर कोई रे लाया तो इसको पहले क्या ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे, ये 90 डिग्री वाला नॉर्मल। तो ये एंगल हो गया I, किसी पर्टिकुलर एंगल पे आया। तो इधर रेयर मीडियम है, इधर क्या आपके पास रेयर मीडियम है, अंदर क्या आपके पास डेंसर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, यहां तक आया। फिर इसको ऐसे रखिए, यहां से यहां पे आपके पास अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। याद आया ना, चले आगे। ओके, तो ये एंगल I है, तो ये एंगल R है, ये भी एंगल आपके पास R सेम रहता है, ये वाला एंगल E है। अगले में हमसे पूछा है विच 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स रिमेन सेम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द फर्स्ट केस पॉइंट A एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द पॉइंट B विल बी सेम, RR सेम होते हैं। और साथ में एंगल I और एंगल E, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा आपके पास इक्वल होता है। प्रिंसिपल क्या नाम है उसका, स्नेल्स लॉ लगाकर हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म फर्स्ट विथ रेड एंड देन विथ ब्लू लाइट विच कलर विल सफर। इसमें से और कुछ बोला है हमने, द डायग्राम शुड शो द लेटरल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय रे। हम इससे यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पूछा है। तो ये अगर ये रे इधर जा रही है तो ये वाली रे सीधी इधर जाती, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो वो अभी हमने दिखा दिया। अगले में हमसे क्या था, सभी अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया पहले तो रेड से, उसके बाद फिर ब्लू से, तो विच कलर विल सफर ग्रेटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमसे कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, ध्यान समझिएगा, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा डेविएट होता है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम डेविएट होता है। तो अगर हमने पहले रेड लिया, इसको मैं हटा देता हूं और वापस बनाकर आपको समझाता हूं। अगर हमने पहले रेड लिया, ध्यान समझिएगा, तो ये ऐसे आया और ये कम डेविएट होगा, मतलब इतना डेविएट हुआ और यहां से फिर ऐसे चला गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हमने ब्लू लिया तो ये ज्यादा डेविएट करेगा। क्या करेगा, ये ज्यादा डेविएट करेगा। कैसे पता चला हमें, क्योंकि वेवलेंथ आई बात समझ, वेवलेंथ ट्रिंग करके। तो ये यहां पे आया, ये अगर ब्लू लाइट है तो ये ज्यादा डेविएट करेगा और ये ऐसे होगा, फिर यहां से आपके पास ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब इन दोनों में लेटरल शिफ्ट किसमें ग्रेटर होगा वो आप चेक कर लीजिए। ये वाला सीधा ऐसे जाता तो ये वाला लेटरल शिफ्ट हो गया, और ये वाला ऐसे जाता और ये ऐसे जाता तो ये वाला लेटरल शिफ्ट हो गया। तो ब्लू के केस में लेटरल शिफ्ट आपके पास ज्यादा देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कुछ कुछ चीजें कही गई है कि ग्राफ देख लीजिए एक बार, अच्छे से रीडिंग ले लीजिए। और इसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट डज द पोर्शन ए बी रिप्रेजेंट। ए बी पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -20 से 0 पे आया, तो 0 पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। कौन, आइस। -20 पे तो आइस ही होगा ना भाई। तो कितने पे आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस का कर्व हो गया।
दूसरे में वाई इज द पोर्शन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ए बी जो है, ये वाली जो ए बी है वो टाइम एक्सिस, ये इसको आप टाइम एक्सिस कह सकते हैं। क्या है आपके पास? टाइम एक्सिस, ठीक है ना, टाइम एक्सिस। वैसे यहाँ पे हीट सप्लाइड बता रखा है इन्होंने, बट आप इसको टाइम एक्सिस जनरली होता है एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट। तो ए बी इसके पैरेलल क्यों है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जनरली टाइम एक्सिस की जगह पे इन्होंने हीट सप्लाइड एक्सिस बताना चाहिए था, बट ठीक है, दैट्स फाइन। और हमेशा एक्स एक्सिस आपके पास टाइम एक्सिस की तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो, तो ए बी जो है वो पैरेलल है इसके एक्स एक्सिस के, मान लीजिए आप टाइम एक्सिस को गोली मारिए, तो क्यों है ना, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो इधर, यहाँ पे टाइम एक्सिस की जगह नो डाउट मतलब हीट सप्लाइड एक्सिस ही आएगा, ठीक है ना। तो ए बी जो है वो इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कह रहा है भाई आप कितना भी ज्यादा हीट बढ़ा रहे हो, मेरा जो टेम्परेचर है वो जीरो का जीरो ही रह रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा है। याद करो, लेटेंट हीट, याद आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ रहा है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी अमाउंट में यहां से लेकर यहां तक हीट बढ़ा ही दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, स्टिल द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो हीट जा कहां आ रहा है? लेटेंट हीट क्या किस में जा रहा है? ये बॉन्ड को तोड़ रहा है, जो सॉलिड में आइस में के बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग, उसको तोड़ रहा है और उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। जब तक ये सभी के सभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये वेपराइज होना, टेम्परेचर राइज होना शुरू नहीं होगा। आई बात समझ? चाहे आप कितना हीट दे दो। नेक्स्ट होगा वाई इज द स्लोप ओए ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बीसी। ओए का स्लोप देखें, ये वाला ज्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का, और इसका एंगल देखें तो थोड़ा सा कम है। अरे बस थोड़ा सा कम लग रहा है, ये वाला देखो, ये ज्यादा टिल्टेड है वाई एक्सिस की तरफ, ये कम है थोड़ा सा। तो उसके पीछे का रीजन पूछा है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर बड़ी तेजी से मतलब यहाँ पे गया, और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास आइस है और यहाँ पे आपके पास वाटर है, देख लीजिए अच्छे से। क्योंकि ये 0 डिग्री से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो आपके पास वाटर बन गया। तो इसके पीछे एक रीजन होता है कि आइस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो बड़ी तेजी से टेम्परेचर राइज करता है। वहीं वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ज्यादा होती है, तो हीट को मतलब वो वेपराइज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, स्लो स्लो, इसीलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दैट्स सो। यही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये तो मतलब यही सेम चीज हमने आपको करवाया हुआ है, अगर आपको पता हो तो यही एग्जैक्ट सेम चीज करवाया हुआ है। आई ना बात समझ में? कहता है अगर क्रिटिकल एंगल 48 है तो अगर ये वाला बिल्कुल ऐसे जाएगा 0 डिग्री पे ऊपर चला जाएगा, समथिंग एंगल है 42 तो ये रिफ्रैक्शन शो करेगा। 48 पे क्रिटिकल एंगल आया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 बनाएगा, और अगर ये वाला ग्रेटर देन 48 हो गया तो ये वाला सेम मीडियम में 60 के साथ वापिस आ जाएगा। याद है ना TIR में? इससे भी बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया हुआ, ठीक है ना। चलो भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है, जहां पे हम नदी से पानी गिराते थे टरबाइन पे और उसको हम कन्वर्ट करवाते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया हुआ है। कहता है व्हाट इज द पर्पस बीइंग स्टोर्ड एट हायर ऑल्टीट्यूड। वाटर को हम बहुत ज्यादा ऊपर जो है वो स्टोर करके रखते हैं, क्यों? ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए। क्यों? ताकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है और उसको हम छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा तेजी से टरबाइन घूमेंगे, जितनी ज्यादा तेजी से टरबाइन घूमेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। दैट्स द रीजन, ठीक है। दूसरा कहता है व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन द टरबाइन द चेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होता है, आपको पता है। व्हाई इज दिस टरबाइन कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर। कहता है ये जो टरबाइन है आर्मेचर के जनरेटर का आर्मेचर से क्यों कनेक्टेड होता है? जनरेटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। आर्मेचर रहता था ABCD, वो घूमता था तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करवा पाते थे, करंट पता करते थे, राइट। तो करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए विच बेसिक लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई बात समझ में? लो भाई, सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। ओके ग्रेट। लो यहाँ पे हमने आपको करवा दिया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।